हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो क्लास 12 सोशोलॉजी की एनसीईआरटी विद स्टडी एनसीईआरटी विद मी में हम लोग एनसीईआरटी की कवरेज ऑलरेडी इस बुक की, आपकी इंडियन सोसाइटी वाली बुक की कर चुके हैं। अभी हम लोग इन डिटेल जो बॉक्स की कहानी थी समझने की, वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर के बॉक्सेस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली आज अब आपको मॉर्निंग से वीडियो नहीं मिली, थोड़ा सा फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट अभी हम लोग थर्ड चैप्टर की वीडियोस देखेंगे बॉक्सेस की, क्योंकि चैप्टर हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर क्या है आपका? थर्ड चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ओके, होपफुली पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस जो है बॉक्स की वो आज ही प्रोवाइड करा दूं। सो वीडियो देखिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी करो और शेयर भी करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। सो देखते हैं हम लोग का बॉक्स 3.1 क्या है। बॉक्स 3.1, असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी और ऑन द राइज। मतलब यहाँ पे अब ट्राइबल आइडेंटिटी जो थी वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। दिस कैन बी लेड एट द डोर ऑफ द इमरजेंस ऑफ अ मिडिल क्लास। ये किसके बेसिस पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास का इमरजेंस हो रहा था, कहाँ पे? ट्राइबल सोसाइटी में। तो ट्राइबल सोसाइटी में किसकी बात की गई? ट्राइबल सोसाइटी में भी अब रिच पुअर के अलावा एक ऐसी क्लास जो बेसिक चीज़ें जो है वो अफोर्ड अच्छे से कर पा रही है, बट हाँ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफस्टाइल नहीं जी रही है। जनरली आपको पता होगा ना, हम लोग यूज़ करते हैं कि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वी बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास फैमिली, वी बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो जनरली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो मिडिल क्लास जो वर्ड है वो शुरू से एग्जिस्ट नहीं करता था, वो धीरे 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 बाहर मतलब जो है ना, आप लोग क्या कर रहे थे, हम वेस्टर्नाइजेशन वगैरह आ रहा था तो बाहर की कंट्री के कल्चर से ही हमारे यहाँ पे वर्ड मिडिल क्लास आया। और अब हमें मिडिल क्लास जो थी वो ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल ग्रुपिंग में भी देखने को मिल रही थी। सो विद द इमरजेंस ऑफ दिस क्लास इन पर्टिकुलर, इस क्लास के इमर्ज होने से द इशू ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, लाइवलीहुड, मतलब कल्चर को लेके क्या ट्रेडिशन चलेगा, गुजारा आप लोग कैसे करोगे, इवन कंट्रोल ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज, लैंड और रिसोर्सेज पे कैसे कंट्रोल रहेगा और किसका कंट्रोल रहेगा, एज वेल एज द डिमांड फॉर अ शेयर इन द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। जो मॉडर्निटी के चक्कर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। मॉडर्निटी चाहिए आपको, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और भी कुछ लेना है आपको, बड़ा हाईवे बनाना है। इस चक्कर में आप इनकी लैंड वगैरह यूज करोगे और उसके बदले आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो उस चीज में एक अच्छा अमाउंट जो है वो डिमांड करना गवर्नमेंट से हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ आइडेंटिटी अमंग दीज ट्राइब्स। तो ये इस ट्राइब का एक पार्ट बन गया था। देयर इज देयरफॉर अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द ट्राइब्स नाउ। अब इन लोगों में एक नई कॉन्शियस थी, नई इच्छुकता थी, जागरूकता थी, कमिंग फ्रॉम इट्स मिडिल क्लास। द मिडिल क्लास themselves आर अ कॉन्सिक्वेंस, मिडिल क्लास कॉन्सिक्वेंस थे, रिजल्ट थे किस चीज का? ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न ऑक्यूपेशन एडेड इन टर्म बाय द रिजर्वेशन पॉलिसीज। जो हमें मॉडर्न, देखो इनको रिजर्वेशन मिल ही रहा है, अब ये मॉडर्न एजुकेशन ले पा रहे हैं और मॉडर्न ऑक्यूपेशन में भी जा पा रहे हैं, तो इस वजह से इन लोगों का भी तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और जब इनमें से कुछ लोगों का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगे, तो उन्हीं ने एक क्लास बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया था? मिडिल क्लास। समझ में आया? यहाँ पे हमें एजुकेशन को, आपकी ऑक्यूपेशन को लिंक कर रहा है किससे? मॉडर्निटी को लिंक कर रहा है यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी से। और मेन फोकस जो किया गया है वो यहाँ पे किया गया है किस पे? मिडिल क्लास पे। किस पे किया गया है? मिडिल क्लास की बात की गई है। मिडिल क्लास वो भी किस में? ट्राइब्स में। इज दैट क्लियर? नाउ विल सी बॉक्स 3.2। मैंने बोला हम इसी वीडियो में तीनों कवर करेंगे, 15 मिनट की भी वीडियो बनती है तो तीनों अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी कहानी यहाँ पे आपको बताई गई है। देखो, द प्रेजेंट स्टडी डील्स विद द मुस्लिम बिरादरी, मुस्लिम कम्युनिटी से जो है वो रिलेट करती है। कॉल्ड द मुल्तानी लोहार्स, एक बिरादरी का नाम दिया है मुस्लिम में, मुल्तानी लोहार। कारखानेदार इज अ वर्नेकुलर टर्म। क्वेश्चन होता है कारखानेदार, कारखाना एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो इट इज अ इंडस्ट्री के लिए वर्ड यूज किया जाता है। और वर्नेकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्नेकुलर वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड, ऐसी जो पर्टिकुलर टर्म होती है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में यूज की जाती है। इन जनरल ऑफिशियल नाम नहीं है उस चीज का। जैसे ओनर्स होता है, ओनर है इंडस्ट्री को जो लीड कर रहे हैं वो ओनर है। तो कारखानेदार मैन्युफैक्चरिंग में, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये टर्म दिया था कि कारखाने को जो लीड कर रहा है, संभाल रहा है, वो हो गया कारखानेदार, ठीक है। तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, मतलब कोई चीज बनाने का काम कर रहा है, उत्पादन का काम कर रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करने का काम कर रहा है, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करेंगे ये वर्ड कारखानेदार। ऑफ विच ही इज जनरली द ओनर, जिसका वो ओनर है। भाई ओनर हो तभी आपको कारखानेदार बोल रहे हैं, वरना आपका कारखाने से जब नाता नहीं है, आप जब मजदूर हो तो मजदूर ही कहलाओगे ना फिर, ठीक है। ओनर होना चाहिए।
तो द कारखानाज अंडर स्टडी ऑपरेट इन डोमेस्टिक कंडीशन, बेसिक कुछ कंडीशन पे ऑपरेट करेंगे एंड देयरफॉर हैव सर्टेन परवेसिव इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कारखानेदार, और कारखानेदार की लाइफ पे जो इम्पैक्ट डालेंगे वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब जनरली हर जगह जहां भी आपको कारखाना और चीजें देखने को मिलेंगी वहां पे आपको कुछ ऐसी ही ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, ये होता है परवेसिव का मतलब। द फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट दिस, अब ये केस हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, महमूद एजेड 40 ईयर, महमूद जिसकी 40 ईयर एज है, वाज लिविंग विद हिज 2 यंगर ब्रदर्स, अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रह रहा है। वन ऑफ हुम वाज मैरिड, ही हैड 3 चिल्ड्रन, इसके एक मैरिड है जिसके 3 बच्चे हैं, एंड वाज द हेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड, और वही हेड है इस हाउस होल्ड का। ऑल द 3 ब्रदर्स वर एम्प्लॉयड, सब अलग अलग कारखाने और फैक्ट्रीज में क्या है, एम्प्लॉय हैं और स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, स्किल्ड वर्कर है, सब काम कर रहे हैं। महमूद सक्सेसफुली फैब्रिकेटेड रेप्लिका ऑफ अ मोटर पार्ट द इम्पोर्ट ऑफ विच वाज बैन, इम्पोर्ट ऑफ विच हैड बीन बैन। अब महमूद एक क्या करता था, मोटर पार्ट का कुछ काम करता था जो बाहर से आता था, अब वो बैन हो गया। तो अब जब वो बैन हो गया तो दिस ग्रेटली इनकरेज हिम टू स्टार्ट हिज ओन कारखाना, जब वो चीज़ बैन हो गई तो इससे क्या हुआ, महमूद को मोटिवेशन मिली कि वो अपना खुद का ही काम क्यों ना स्टार्ट करे, खुद का कारखाना स्टार्ट करे। सो लेटर इट वॉज डिसाइडेड दैट द 2 कारखाना शुड बी सेटअप टू मैन्युफैक्चर द मोटर पार्ट, 2 कारखाने सेटअप किए जाएंगे मोटर पार्ट को बनाने के लिए। वन वॉज टू बी ओन्ड बाय द 2 एल्डर ब्रदर, एक को तो 2 बड़े भाई चलाएंगे, एंड अदर बाय द यंगेस्ट, और जो एक और 2 कारखाने हैं, एक को 2 बड़े भाई और तीसरा जो भाई बच गया वो दूसरा कारखाना चलाएगा। प्रोवाइडेड ही सेटअप अ सेपरेट हाउस होल्ड, क्योंकि उसका अपना अलग सेपरेट हाउस होल्ड हो गया था तो उसको अलग ही कारखाना करके दे दिया। राशिद सेटअप एन इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड, राशिद मतलब छोटा भाई होगा सबसे छोटा, क्योंकि यही तो बोला कि इंडिपेंडेंट कौन चलाएगा, राशिद अलग से चलाएगा, बाकी 2 भाई मिलकर चलाएंगे। तो राशिद उन 2 भाइयों से अलग घर में रहने लगा, इंडिपेंडेंट मतलब अलग से घर पे भी रह रहा था, यहाँ पे लिखा है ना, जिसका अपना खुद का हाउस होल्ड था, सेपरेट हाउस होल्ड था। तो मतलब 2 भाई और 1 भाई अलग हो गया उनसे, 1 भाई अलग हो गया, उसको अलग कारखाना दे दिया। यहाँ पे राशिद बताया, वैसे नहीं पूछ रहा नाम वाम, इंग्लिश ऐसे नहीं है क्वेश्चन आंसर आएंगे कि राशिद के नाम से बताओगे, महमूद के नाम से बताओगे, कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है बस यहाँ पे आपको इंडस्ट्री की, ठीक है, इंडस्ट्रीज की कैसे वर्क हो रहा है ये थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा है कि किस चीज़ से बूस्टअप मिला कि आप अपने खुद के कारखाने लगाओ। जब पहली बात तो यहाँ पे क्या चीज़ें होने लगी थी, जब बाहर से चीज़ें बंद हो जाती थी तब यहाँ पे इंकरेजमेंट मिलती थी, येस वी कैन डू दैट ऑल्सो। जब वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह के टाइम पे भी हमने, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब ब्रिटिशर प्रॉपरली वॉर और वॉर की सप्लाईज वाली चीज़ें बनाने में बिजी थे, तब जाके इंडिया के कुछ ट्रेडर्स वगैरह, बैंकिंग के जो पर्सन्स थे जो फाइनेंस और फंड में डील कर रहे थे, उन लोगों को इंकरेजमेंट मिली कि वो अपने लेवल पे, अपने बेस पे भी इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब बैन हुआ तब उसको इंकरेजमेंट मिली कि वो क्या कर सकता है, अपना खुद का कारखाना स्टार्ट कर सकता है, जो कि उसने करा। तो राशिद ने अब हाउस होल्ड सेट कर लिया जिसमें उसकी वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन भी थे जिस घर में वो अलग से रह रहा था। देयरफॉर एक कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड जिसमें 3 भाई थे, गेव बर्थ टू अ सिंपल हाउस होल्ड, उससे एक सिंपल हाउस होल्ड बना। और किसकी वजह से, न्यू एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, उनको न्यू ओनरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली। इसका मतलब हमारा क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ओनर होते हैं, तो उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा, अपना खुद का एक एम्पायर जो था, या हाउस होल्ड बोलेंगे, बहुत बड़ा कोई बिजनेस तो नहीं था बट या कारखाना एम्पायर जो था वो स्टैब्लिश किया। समझ में आया इंकरेजमेंट क्यों मिली, ये समझाना चाह रहा था। उससे पहले आपको, इससे पहले 3.1 वाले बॉक्स में मिडिल क्लास की बात बता रहा था कि ट्राइबल आइडेंटिटी में मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई। तो नाउ वी विल लुक एट बॉक्स 3.3। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने फैमिली के जो डिफरेंट टाइप्स की फैमिली होती है वो हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे इसी फैमिली के टाइप को लेके, एक फैमिली के टाइप के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। देखो जो पेट्रियार्की मैट्रियार्की कंसेप्ट देखा था आपने, ठीक है, पेट्रीलिनियल मैट्रीनिलियल का कंसेप्ट आता है, तो वहाँ पे यहाँ पे इस टॉपिक की बात की गई है। तो हम प्रॉपरली इस एक्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। तो क्या बोला गया है, द मेघालय सक्सेशन एक्ट पास्ड एन ऑल मेल मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पास किया गया था एक मेल, मतलब सारे मेल ही थे। एसएलए वगैरह होती है ना स्टेट की जो होती है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोली जाती है। तो मेघालय की जो एसएलए थी, मेघालय की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसमें सारे के सारे मेल ही थे, फीमेल तो अलाउ भी नहीं थी ना एक टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेघालय सक्सेशन एक्ट पास किया, रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट, और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली उसे 1986 में। सिंपल सी बात है, कोई भी एक्ट कब बनता है, पहले वो होता है बिल, उसे पेश किया जाता है आपके हाउसेज में, और हाउसेज के बाद जब उसे मंजूरी मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तब जाके वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो उसे 1986 में मंजूरी मिली। द सक्सेशन एक्ट अप्लाई स्पेसिफिकली टू खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स ऑफ मेघालय। मेघालय में देखो, आप देखोगे ना, गारो, खासी, जयंती, ये आपकी वहाँ की हिल्स भी हैं, और इनका एक फेमस जो है क्या है,
ट्राइब्स के नाम भी है, गारो, खासी, जयंती। तो ये जो था ये स्पेसिफिकली खासी और जयंतिया ट्राइब्स जो थी मेघालय की, वहां पे जो था अप्लाई होता था। एंड कन्फर्स ऑन एनी खासी एंड जयंती ऑफ साउंड माइंड नॉट बीइंग अ माइनर। किस किस पे अप्लाई होता था? अब अगर मैं देखूँ तो एलिजिबिलिटी क्या थी भाई, एक्ट किस पे अप्लाई होगा? तो ये एक्ट अप्लाई होगा हर उस आपके खासी और जयंतिया ट्राइब पे जो पर्सन क्या है, साउंड माइंड का है। साउंड माइंड मतलब दिमाग ठीक ठाक है उसका, दिमाग से वो इंसान पागल नहीं है, अनसाउंड माइंड का वो इंसान नहीं है। प्लस जो कि माइनर नहीं है, ठीक है, नॉट बीइंग अ माइनर मतलब 18 प्लस एज का है। आप इसके फीचर्स पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको एमसीक्यू टाइप में बना के दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर या नॉट एलिजिबल इन द आपका पर्टिकुलरली मेघालय सक्सेशन एक्ट। ऑप्शन दे देगा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये तो एलिजिबल है। पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो आपको समझ में आ जानी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पर्सन बिलोंग टू द गारो, खासी, जयंतिया दे देगा, तो आपको पता है गारो का नहीं है, स्पेसिफिकली खासी और जयंतिया के लिए है। तो ऐसे ऑप्शन अपने माइंड में आपको रखने हैं। द राइट टू डिस्पोज ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय विल, कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी इच्छा से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग आउट ऑफ विल डज नॉट एग्जिस्ट इन खासी कस्टम, खासी में ये जो विल वाला है अपनी इच्छा वाला कस्टम अप्लाई नहीं होता। खासी कस्टम प्रिस्क्राइब डिवोल्यूशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द फीमेल लाइन, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास जाती है, वो फीमेल के पास जाती है। जनरली सिस्टम क्या होता है, मेल टू मेल डोमिनेंट है ना, पेट्रियार्की सिस्टम है तो मेल टू मेल ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ पे खासी ट्राइब में क्या होता है, फीमेल लाइन में वो ट्रांसफर होती है। देयर इज अ फीलिंग स्पेशली अमंग द एजुकेटेड खासी दैट देयर रूल्स एंड किनशिप एंड इनहेरिटेंस आर बायस्ड इन फेवर ऑफ वुमेन एंड आर टू रिस्ट्रिक्टिव। उन्हें लगता है कि हमारी जो भी चीज़ें रही हैं वो वुमेन के टुवर्ड जो थी वो बहुत बायस रही हैं, मतलब बहुत भेदभाव रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो द सक्सेशन एक्ट इज देयरफॉर सीन एज अ अटेम्प्ट फॉर रिमूविंग, किस लिए आया कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम हटा सके एंड जो हमने बायसनेस की है वुमेन के साथ उसको करेक्ट कर सके, मतलब इतने सालों से हम जो बुरा करते आए हैं उसके एक तरीके से कंपनसेट करने की बात यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू की गई। टू एक्सेस वेदर द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ फीमेल बायस इन द खासी ट्रेडिशन इज इंडीड वैलिड, आप ये जानो कि क्या ये चीज़ें वैलिड हैं, तो इट इज़ नेसेसरी टू व्यू द खासी मेट्रीलिनियल सिस्टम, तो हमें खासी में जो मेट्रीलिनियल सिस्टम था उसके बारे में जानना जरूरी है। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे अब देखते हैं हम। सेवरल स्कॉलर हाईलाइटेड द इनहेरिट कॉन्ट्रडिक्शन इन मेट्रीलिनियल सिस्टम, अलग अलग लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन शो किया कि कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग बातें, जब कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। तो वन सच कॉन्ट्रडिक्शन अराइज फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द लाइन ऑफ डेसेंट एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब इस पे कि ट्रांसफर कैसे होगा, इनहेरिट कैसे होगा, एक तो इस बात पे बात छिड़ती थी। दूसरी ऑन द अदर हैंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑन द अदर, मतलब अथॉरिटी किस तरीके से रहेगी और कंट्रोल किसका रहेगा। द फॉर्मर विच लिंक्स विद द मदर टू द डॉटर, मदर मतलब जो अथॉरिटी थी वो मदर से डॉटर के पास आती थी। अथॉरिटी जो थी मतलब किसकी बात करें, अथॉरिटी की और कंट्रोल की। अथॉरिटी किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, तो अथॉरिटी मदर से डॉटर के पास आया। कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद द लेटर कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लेटर, इसका थोड़ा सा इस बात से पंगा होता था। क्या पंगा था? विच लिंक्स द मदर ब्रदर टू द सिस्टर सन। अब देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे ना, आपके जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर से प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, तो जो राइट है ना मेरी मदर के पास जब तक प्रॉपर्टी थी तो जो कंट्रोल करने का काम था वो मेरे मामा का रहेगा, मतलब मदर के भाई का रहेगा। और जब वो मुझ तक ट्रांसफर हो गई तो कंट्रोल करने का काम, चीजें मैनेज करने का काम, उस प्रॉपर्टी की अथॉरिटी मेरी, नाम मेरा, लेकिन कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा, मेरे ब्रदर का रहेगा। मतलब वो आपका ब्रदर जो है, फीमेल का जो ब्रदर है वो मैनेज करेगा चीजों को। In other word, a woman inherit property from her mother and passes it on to her daughter. मदर से लेती थी प्रॉपर्टी और अपनी डॉटर को ट्रांसफर कर देती थी। While a man control his sister property, और मैन जो था वो अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता था and passes on control to his sister's son, और अपना फिर क्या देता था, अपने सिस्टर के बेटे को जो होता था उसको कंट्रोल दे देता था। आई होप आप समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है एक डॉटर है, ठीक है, मदर ने डॉटर की जो थी अथॉरिटी ट्रांसफर की। अभी तक मदर के जो भाई था यानी आपके जो मामा होंगे वो प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, कंट्रोल देख रहे होंगे, लेकिन अब जब आप मदर ने बेटी को दे दिया है अथॉरिटी तो वो मामा से क्या हो जाएगी, जो लड़की का भाई होगा उसके पास वो प्रॉपर्टी का कंट्रोल आ जाएगा। क्लियर? हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा, हम यहाँ पे सिर्फ खासी ट्राइब की बात कर रहे हैं दैट एग्जिस्ट इन मेघालय। तो ये चीज हमने देखी। 10 इनहेरिटेंस पासेस फ्रॉम मदर टू डॉटर, वेयर एज कंट्रोल पासेस फ्रॉम मेटरनल अंकल यानी मामा टू नेफ्यू, मामा से भतीजे के पास जा रहा है।
खांसी मेटरनली जनरेट इंटेंस रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर मैन। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। दे आर टॉर्न बिटवीन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर नेटल हाउस ऑन द अदर हैंड। सिंपल सी बात समझो ना यार, मतलब आप कह रहे हो कि आपको कंट्रोल करनी है अपनी बहन की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सब। अब आपने भी तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी, आपकी भी तो बीवी होंगे, आपके भी तो बच्चे होंगे, तो आप वहां सारा कंट्रोल और टाइम दोगे या अपने घर परिवार को दोगे? भैया आजकल तो वैसे ही बीवियां नहीं बर्दाश्त करेंगी, आप जाके अपनी बहन के यहाँ पूरा साइड कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, अपना घर बार नहीं देख रहे हो। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाएगी ना, कि आप अपना घर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, अपने नेटल हाउस की सारी चीजें देखोगे। यही कॉन्फ्लिक्ट है। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, सिंपल भाषा में ये बात थी बस ये, ठीक। तो ये क्या, यही बोला गया है। ऑन द अदर हैंड दे आर टॉर्न बिटवीन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर नेटल हाउस ऑन द अदर हैंड एंड टू देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन द अदर। मतलब अपने नेटल हाउस को देखेंगे या फिर अपनी वाइफ और बच्चों को देखेंगे। इन अ वे द स्ट्रेन जनरेटेड बाय सच रोल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट खासी वुमेन मोर इंटेंसली। इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। अ वुमन कैन नेवर बी फुली अश्योर्ड दैट हर हस्बैंड डज नॉट फाइंड हिज सिस्टर हाउस अ मोर कॉग्निगल प्लेस देन हर ओन। मतलब वुमेन को ये डर रहता था कि भैया सिस्टर का घर अगर वहाँ पे सारी चीजें बेटर मिल रही हुई तो जनरली ज्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड होगा, वहीं कामकाज है, वहीं चीजें देखेंगे, तो हमारी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना, मैनेजमेंट होना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। सिमिलरली अ सिस्टर विल बी apprehensive about her brother commitment to her welfare because the wife with the whom he lives can always pull him away from his responsibility। अब उस सिस्टर के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसकी वाइफ है उसके भाई की, वो हमेशा पीछे खींच सकती है भैया। मतलब भाभी है तो वो हमेशा पीछे खींच सकती है कि आप नहीं जाओगे काम, ये चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करोगे, मिलना आपको नहीं, नाम आपका आना नहीं है। आज प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी चीज होती है घपले करवाने के लिए, है ना। छोटा सा पीस ऑफ लैंड ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ तो आप कह रहे हो कि आपको कंट्रोल करना है और फिर पास ऑन उसकी डॉटर को हो जाएगा। तो ये चीज है, वो समझ रहे होंगे आप इस चीज को, बहुत कॉमन सी दिक्कत है ये तो, ठीक है। सिमिलरली अ सिस्टर विल बी अप्रीहेंसिव अबाउट, ये चीज हो गई। द वुमेन आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन मैन। वुमेन को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था बाय द रोल कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड इन द खासी मेट्रिलिनियल सिस्टम, नॉट ओनली बिकॉज मैन वील्ड पावर एंड वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैन के पास तो पावर है, कंट्रोल है, और वुमेन को उससे दूर रखा जा रहा है, बट इसलिए भी क्योंकि सिस्टम जो है वो मैन के टुवर्ड्स ज्यादा लीनियंट था, एंड कि मैन के लिए जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा लीनियंट है व्हेन देयर इज अ ट्रांसग्रेशन इन ऑफ रूल्स। वुमेन पासेस ओनली टोकन अथॉरिटी इन खासी, मतलब नाम की अथॉरिटी वुमेन को दी जा रही है। एक्चुअल में जो पावर है, पावर के होल्डर्स कौन है, वो मैन है। आप देख रहे हो ना कंट्रोल किसके नाम पे आ रहा है, ठीक है। पहले आप फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए मदर के भाई के नाम पे आ रहा है, एंड देन भतीजे के नाम पे आ जाएगा। द सिस्टम इज इंडीड वेटेड इन फेवर ऑफ मेल मेट्रिकिन रेदर देन मेल पेट्रिकिन, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहा जाता है मेल पे ज्यादा फेमस हो रहा है, ना कि आपका फीमेल पे। डिस्पाइट नाम के लिए आपकी यहाँ पे मेट्रोनिली सिस्टम है। मैन आर द पावर होल्डर्स इन खासी सोसाइटी, मैन के पास पावर है। द ओनली डिफरेंस इज दैट अ मैन रिलेटिव ऑन द मदर साइड मैटर मोर देन हिज रिलेटिव ऑन द फादर साइड। मतलब मदर साइड के रिलेटिव यानी मामा वगैरह का रोल है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फादर साइड के कंपेरिजन में। समझ में आया? अगर पूछा जाए कि मेघालय सक्सेशन एक्ट में फिर भी कैसे कॉन्फ्लिक्ट था, वुमेन का मतलब मेट्रिलिनियल सिस्टम होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम थी, तो आप समझा सकते हैं अच्छे से कि नाम की मेट्रिलिनियल थी, टोकन तरीके से दे दिया गया था, बट कंट्रोल स्टिल जो था वो मेल के हैंड में रहता था। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझा पाओगे। आपने सुन लिया, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। यू गाइस कैन वेरी वेल मतलब प्रेजेंट इट इन योर ओन वर्ड। मेघालय सक्सेशन एक्ट प्रेसिडेंट ने 1986 में दिया था, मेघालय की असेंबली में हुआ था, जो कि पूरी मेल असेंबली थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो था पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये बात की गई थी। कौन कौन सी ट्राइब होती है, खासी और जयंतिया ट्राइब होती है। मेनली खासी ट्राइब की बात यहाँ पे की गई है इन डिटेल। सो हमने थर्ड चैप्टर के सारे बॉक्सेस, बॉक्स 3.1, 3.2, 3.3 कवर कर लिए। यही 3 बॉक्स हैं इस चैप्टर में। कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 4 मतलब चैप्टर 4 सीबीएसई के हिसाब से ओमिटेड है, तो विल डिस्कस चैप्टर 5। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ और दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।